बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अतीक अहमद और आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अतीक अहमद देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूरोप कॉन्टिनेंट को स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट 3। तो पार्ट 3 का जो फर्स्ट कंट्री है वो है नीदरलैंड। तो सबसे पहले इसका कैपिटल, नीदरलैंड का जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। अब नीदरलैंड का जो अदर नेम है, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो अदर नेम पढ़ते हैं वो कंट्री का पढ़ते हैं या उसके कैपिटल का पढ़ते हैं। तो नीदरलैंड का जो ओल्ड नेम है वो है हॉलैंड। और इसका नीदरलैंड को क्या क्या कहते हैं, तो देखें इसके अदर नेम है वो है हॉलैंड, इसका पुराना नाम था। और नीदरलैंड को किन किन नाम से पुकारते हैं वो देखते हैं। नीदरलैंड को कहा जाता है फ्लावर गार्डन ऑफ यूरोप। सेकेंडली लैंड ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। और थर्ड इसको कहा जाता है हॉलैंड, आल्सो नोन एज लैंड ऑफ टुलिप्स। इसके बाद नीदरलैंड के अंदर कुछ सी पोर्ट्स हैं वो आपने याद करनी है। एक तो इसी की कैपिटल के नेम से है एम्स्टर्डम और दूसरी है रोटरडैम। रोटरडैम आपने याद रखनी है, ये ज़्यादातर पूछी जाती है, क्योंकि एम्स्टर्डम इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि वो कैपिटल है, तो इसलिए बच्चों को याद होती है। तो रोटरडैम जो सी पोर्ट है वो है नीदरलैंड में। उसके बाद आपने याद करना है कि इसके अंदर कुछ सिटीज़ हैं जो ज़्यादा अहम हैं, वो है maastricht। ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि बताएं कि maastricht जो सिटी है ये कौन से कंट्री में पाया जाता है, तो वो है नीदरलैंड। इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपने याद करने हैं। ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन वर्ल्ड, कि दुनिया का जो सबसे पुराना एयरपोर्ट है वो है नीदरलैंड में। और उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्राई मिल्क, ये पूछा जाएगा कि बताएं दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्राई मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है, तो वो नीदरलैंड ही है। सेकंड इसका जो कंट्री है वो है बेल्जियम। बेल्जियम मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आए कुछ डिस्कस करते हैं। देखें बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसल्स। ब्रुसल्स क्यों अहम है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसल है, मीन के वो बेल्जियम में ही है। और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। अब पूछा जाएगा कि बेल्जियम ने किससे आज़ादी हासिल की, तो बेल्जियम ने जो आज़ादी हासिल की थी वो नीदरलैंड से ही आज़ादी हासिल की थी। और कब, 1839 में हासिल की थी। अब बेल्जियम के कुछ अदर नेम्स भी हैं, वो हैं देखें कुकपिट ऑफ यूरोप इसे कहा जाता है। सेकेंडली इसे क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप कहा जाता है। ये दोनों ही आपने याद करने हैं, कुकपिट ऑफ यूरोप एंड क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप। अच्छा, इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है बैटलफील्ड ऑफ यूरोप। बैटलफील्ड ऑफ यूरोप क्यों कहा जाता है वो आगे हम जाकर डिस्कस करते हैं। उसके बाद बाउंड्री लाइन, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के दरमियान जो लाइन है या जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है मैग्नेट लाइन। अगर स्विट्जरलैंड पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये पूछा जाएगा बाउंड्री लाइन जो है, और बेल्जियम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये पढ़ेंगे कि जो स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेट लाइन कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर कुछ रिवर्स हैं, ये पूछा जाएगा कि ब्रुसल जो है वो कौन से रिवर के बैंक पर है, तो वो है ज़ीनी रिवर। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी वो आपसे पूछेगा कि कौन सा सिटी किस दरिया के किनारे पर वाक़ई है, तो हमने ये डिस्कस किया था, वो हमेशा क्या पूछेगा आपसे, जो कैपिटल होगा, जो दारुल हुकूमत होगा, उसके बारे में पूछेगा। तो जो ब्रुसेल्स है वो कैपिटल है, तो ब्रुसल कौन से रिवर पे पाया जाता है, वो ज़ीनी रिवर के बैंक पर पाया जाता है। उसके बाद केनाल, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था गोटा केनाल स्वीडन में पाई जाती है, इसी तरह से एक और मशहूर केनाल है, वो है अल्बर्ट केनाल। ये बहुत दफ़ा पूछी जाती है कि अल्बर्ट केनाल जो है ये कौन से कंट्री में पाई जाती है, तो वो है हमारे पास बेल्जियम में। और ये कब बनाई गई या कब ये ओपन की गई, 1939 में ये ओपन की गई। ये शिपिंग के लिए है और इसकी लेंथ पूछी जाती है वो है 80 माइल्स, 80 मील इसकी लंबाई है। 1939 में ये ओपन की गई। और ये कहाँ पर वाक़ई है अल्बर्ट केनाल, ये बेल्जियम में वाक़ई है। उसके बाद फेमस प्लेसेस हैं इसके अंदर, वो है वाटरलू। वाटरलू, अब देखें जिस तरह से बरसगीर के अंदर एक जगह थी पानीपत। मीन के पानीपत का एक मैदान था, जब भी कोई जंग होती थी तो पानीपत के मैदान में आ जाया करते थे लड़ने के लिए। तो इसी तरह जिस तरह से पानीपत की 3 जंगें हुई,
इसी तरह से वाटरलू ये भी उसी तरह से एक मैदान है कि जहाँ पर ये इसने कहा कि बैटलफील्ड ऑफ यूरोप इसे कहा जाता है। मीन के जब भी यूरोपियन जंग लड़ते थे, तो वो वाटरलू एक मैदान है बेल्जियम में, तो वहाँ पर आ जाया करते थे लड़ने के लिए। तो इसलिए इसके 2 नेम हैं, वाटरलू और दूसरा बैटलफील्ड ऑफ यूरोप। बैटलफील्ड ऑफ यूरोप तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जंगें होती थी, और वाटरलू एक जगह है जिस तरह पानीपत का मैदान था, इसी तरह वाटरलू भी एक जगह का नाम है जहाँ पर जंग लड़ी जाती थी। इसके बाद जो इसका थर्ड कंट्री है वो है जर्मनी। जर्मनी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वो ये है कि वो कौन-सा कंट्री है व्हिच इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ पोएट्स या लैंड ऑफ थिंकर्स, तो वो है जर्मनी। तो ये याद रखना कि लैंड ऑफ पोएट्स एंड थिंकर इज़ कॉल्ड जर्मनी। उसके बाद सबसे पहले इसका कैपिटल वो है बर्लिन, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। अच्छा, उसके बाद देखें, हिटलर जो था वो रहता तो ऑस्ट्रिया में था, बट उसके बाद ये जर्मनी का चांसलर भी रहा। ये 1933 या 34 से लेकर 1945 तक जो हिटलर था, ये जर्मनी का चांसलर रहा। ये आपने हिटलर के बारे में 2-3 एमसीक्यूज़ याद रखने हैं कि हिटलर कहाँ का रहने वाला था, हिटलर कौन से कंट्री का चांसलर बना, और हिटलर जर्मनी का चांसलर कब से लेकर कब तक रहा, तो ये आपने याद करना है। इसके बाद देखिए, जर्मनी के अंदर और कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो है कि इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। जर्मनी इज़ सेकंड लार्जेस्ट इन्वेंशन इन लास्ट 2 डिकेड्स, कि जर्मनी ने लास्ट भी 2 दहाइयों से बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की हैं। सेकंड लार्जेस्ट इन्वेंशन इसने की हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पैदा करने वाला जो कंट्री है, वो जर्मनी ही है। इसके बाद कार्ल मार्क्स जो राइटर था, वो जर्मनी का ही रहने वाला था, और उसके बाद इसके अंदर जो कार्ल मार्क्स की जो लैंग्वेज थी वो जर्मन लैंग्वेज ही थी। और उसके बाद एमसीक्यूज़ है कि जर्मनी इन्वेडेड बेल्जियम ट्वाइस इन 20th सेंचुरी, कि जर्मनी ने बेल्जियम पर 2 दफ़ा कब्ज़ा किया। उसके बाद बिग मैपल लीफ, ये जनाब बर्लिन जर्मनी में ही एक ये म्यूज़ियम है, और ये कहाँ पर है? बर्लिन जर्मनी में ही है। इसके बाद जो इसका फोर्थ कंट्री है वो है लक्ज़मबर्ग। लक्ज़मबर्ग के बारे में बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, वो ये है कि इसका कैपिटल लक्ज़मबर्ग सिटी ही है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एमसीक्यूज़ है वो है कि 2018 में इस मुल्क ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। मीन के आप इस मुल्क में चले जाएँ, तो आप इस मुल्क के अंदर जहाँ पर मर्ज़ी सफ़र कर लें, वो सफ़र जो होगा वो फ्री होगा। मीन के आपको अगर इस मुल्क की सैर करनी है, तो सिर्फ़ आपके पास वीज़ा होना चाहिए बस। तो आप इस मुल्क के अंदर जाएँ, तो जहाँ मर्ज़ी आप चले जाएँ सैर के लिए, या जहाँ मर्ज़ी आप सफ़र करने के लिए चले जाएँ, तो आप सफ़र जो होगा वो फ्री करेंगे। तो दुनिया में सिर्फ़ ये वाहिद मुल्क है जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करार दिया है। उसके बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जहाँ पर हिटलर रहता था। ऑस्ट्रिया का कैपिटल बहुत अहम है, इसका जो कैपिटल है वो है वियना, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। इसके बाद पूछा जाएगा कि जो वियना है वो कौन से रिवर के बैंक पर है, तो वो है डैन्यूब रिवर। इसके बाद 7th कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, बहुत अहम कंट्री है, तो आइए देखें इसके बारे में क्या एमसीक्यूज़ हैं कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल बर्न है, और इसका जो इसकी जो करेंसी है वो फ्रांक है। ओल्ड नेम जो इसका पूछा जाएगा, मैंने आपको कहा था ओल्ड नेम या कंट्री का पूछेगा या कैपिटल का पूछेगा, तो स्विट्ज़रलैंड का जो ओल्ड नेम है वो है हेल्वेटिया। हेल्वेटिया, उसके बाद इसके अंदर कुछ कन सिटीज़ हैं, तो वो देख लेते हैं हम लोग कि इसके अंदर जिनेवा सिटी है, और ये पूछा जाएगा व्हिच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ कॉन्फरेंसेस, तो जिनेवा, क्योंकि जिनेवा के अंदर बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उनके हेडक्वार्टर्स भी स्विट्ज़रलैंड में मेन के जिनेवा में पाए जाते हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है जिनेवा को सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। इसके बाद इसका एक और सिटी है डावोस और ज़ुरिच, ये दोनों बहुत अहम है, ये अक्सर पीपीएससी पूछता है, तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो ये आपने याद करना है कि डावोस और ज़ुरिच सिटीज़ जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही पाए जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने बाउंड्री लाइन पढ़ी, बेल्जियम में पढ़ी, अब स्विट्ज़रलैंड में पढ़ेंगे कि स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या बोला जाता है? मैग्नेट लाइन बोला जाता है, और ये कब बनाई गई थी? ये 1934 में बनाई गई थी। उसके बाद अदर नेम है स्विट्ज़रलैंड का, वो है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है इसे,
और उसके बाद माउंटेन पास है कुछ, वो देखते हैं। ग्रेट एसटी बर्नार्ड एंड सिंपलन जो माउंटेन रेंज है वो इटली और स्विट्जरलैंड के दरमियान में पाई जाती है। और उसके बाद द राइट टू वोट गिवन टू वुमेन इन 1971 कि 1971 के अंदर स्विट्जरलैंड ने औरतों को वोट देने का हक दिया। और उसके बाद ये कुछ दिन पहले भी एमसीक्यू आया हुआ था कि स्विट्जरलैंड कब न्यूट्रल स्टेट बन गया, तो 1815 के अंदर स्विट्जरलैंड क्या बन गया, न्यूट्रल स्टेट बन गया। उसके बाद मोनाको सिटी है इसका यूरोप का मेरे के 8th कंट्री है, 7th हमने जो 6 कंट्री था, एक कंट्री हमने स्किप किया है फ्रांस, उसका जो हम एक लेक्चर अलहदा से बनाएँगे ताकि जो लेक्चर है ये थोड़ा-सा लेंथी ना हो जाए। तो फ्रांस का जो लेक्चर है वो हम लोग एक अलग से लेक्चर बनाएँगे। तो देखिए मोनाको, मोनाको का जो कैपिटल है वो मोनाको ही है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। और इसका जो एरिया वाइज़ अगर देखा जाए तो वो कहता है कि सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो है मोनाको। शॉर्टेस्ट ज़ाहिर-सी बात है बहुत छोटा कंट्री है, तो अच्छा ये याद रखिएगा जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंट्री है वो है वेटिकन सिटी और सेकंड लार्जेस्ट यही है, सॉरी सेकंड स्मॉलेस्ट यही कंट्री है, तो वो है मोनाको। तो इसकी ज़ाहिर-सी बात है जो शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन इन द वर्ल्ड, जो समुद्री सतह है, सबसे छोटी जो सतह है, वो इसी मोनाको की ही है। तो ये हमारा आज का जो पार्ट 3 था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।